साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ा मा केम छो कसा आहेज। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी। साथियों, कई बार ऐसा होता है करप्शन के मामलों में कि जो परिवादी है ये मिला हुआ होता है एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर से। ये लोग प्लान करते हैं कि किस तरह से कार्रवाई की जाए और अल्टीमेटली अक्यूज़ को जो है ये ट्रैप करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। हर केस में ऐसा नहीं होता है, पर अधिकांश इस समय ये देखा जा रहा है कि इस बात की पॉसिबिलिटी को हम ज़ीरो नहीं कर सकते, इस बात की पॉसिबिलिटी को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। देखो, जब भी कोई लिटिगेशन बना है तो वो क्यों बना है ये जानना हमारा अधिकार है, इसका रूट कॉज क्या है ये जानना हमारा अधिकार है, और इसके अलावा कोई मैनिपुलेशंस हैं या फैब्रिकेशंस हैं तो ये जानना भी हमारा अधिकार है। पर चूँकि हम एक्सपर्ट नहीं हैं, चीज़ों का हम एनालिसिस नहीं कर पाते हैं, घबराते हैं, तो अपने राइट्स के बारे में बोल ही नहीं पाते हैं। हमारे वकील कहते हैं कि भाई चुपचाप बैठ जाओ, अभी ये स्टेज नहीं है, जब आएगी स्टेज तब बोलेंगे। और वो भी गलत नहीं है अपनी अप्रोच में। जो उन्होंने सीखा वैसा वो आपको बताते हैं और वैसा आप जो है अप्लाई करते हो। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि जिसको अगर अप्लाई किया जाए और आपको वो न्याय दिलाने में सहायक हैं या केस से बरी कराने में सहायक हैं, तो उनको अडॉप्ट करने में कोई भी कमी हमें नहीं छोड़नी चाहिए। क्लियर है। इसी क्रम में आज हम डिस्कस जो कर रहे हैं, ये टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट से, सेक्शन 19(1) CRPC से, और इसके अलावा अक्यूज के उन अधिकारों से जिसको सप्रेस करने में कोई कमी प्रोसिक्यूशन या उसकी एजेंसी जो है वो नहीं छोड़ती है। साथियों, इस केस को हम समझें तो हमें एक स्टोरी के माध्यम से जो है आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी चीज़ें जो है हमारे लिए आसान होंगी। एक व्यक्ति है जो कि गवर्नमेंट जॉब में, ये व्यक्ति जो है अपने काम को ढंग से कर रहा है। एक दिन इसके विरुद्ध एंटी करप्शन जो है कार्रवाई करता है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत, और उसका ये आरोप होता है कि तुमने पैसे मांगे हैं, पैसे प्राप्त किए हैं और तुमसे जो है पैसे बरामद हुए। क्लियर है। आप सब जानते हैं कि जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट पैसे लेगा उससे पैसे बरामद होंगे, और उसका जो एलिज्ड एक्ट है ये जुड़ा हुआ है उसके ऑफिशियल फंक्शन से, और ऐसी एविडेंस फाइल पर है कि इसने इस काम के लिए पैसे मांगे हैं, और अगर परिवादी पैसे नहीं देता तो ये काम भी निश्चित तौर पर नहीं होता। तो यूजुअली वहाँ पर एंटी करप्शन या लोकायुक्त जो है वो कार्रवाई करते हैं। कई बार जो है विजिलेंस डिपार्टमेंट भी कार्रवाई करता है। ये डिपेंड करता है आपके क्षेत्र पे कि वहाँ पर कौन जो है तैनात है करप्शन की एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए। अगर हम बात करते हैं कर्नाटका की तो वहाँ पर लोकायुक्त है। क्लियर है। हम बात करते हैं MP की, वहाँ लोकायुक्त है। पर हम बात करते हैं राजस्थान की या महाराष्ट्र की तो वहाँ पर एंटी करप्शन ब्यूरो है। ये आपको समझना पड़ेगा। अब मोटी मोटी बात क्या है कि इस व्यक्ति को जब ट्रैप कर लिया गया, इस पर कार्रवाई हुई, तो इसका पहला स्टेप था FIR और उसके बाद का स्टेप था चार्जशीट। इसका कहना यह है कि पुलिस ने इस केस में बेईमानी करी है, सही फैक्ट्स को छुपाया है। इवन ऑफिसर्स जो हैं एंटी करप्शन ब्यूरो के ये टच में थे परिवादी के, और ये सब लोग मिला भक्ति करते हुए कार्रवाई करते थे। पर इस बात को कहना आसान है, प्रूव करना बहुत ही मुश्किल काम होता है। बट यहाँ पर कई जजमेंट ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि अगर किसी केस में अक्यूज जो है ये कहता है कि उसका केस फैब्रिकेटेड है, परिवादी और कंसर्न ऑफिसर्स जो है संपर्क में पहले से थे, मिला भक्ति करते हुए ये केस जो है बनाया गया है, तो वहाँ पर कॉल डिटेल और CDR जो है एक महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। क्लियर है। तो इसने इन दो फैक्ट्स के ऊपर एक एप्लीकेशन जो है मूव करी कंसर्न कोर्ट में। कंसर्न कोर्ट मीन्स जहाँ पर ट्रायल चल रहा था या जहाँ प्रोसीडिंग चल रही थी कंसर्न एंटी करप्शन केस की जिसमें ये अक्यूज्ड है। उस एप्लीकेशन में क्या कहना था इसका कि मेरे साथ जो है जास्ती हुई है, ये सब मिले हुए हैं, अगर कॉल डिटेल मंगा लेंगे या कॉल लोकेशन मंगा लेंगे तो ऐसी स्थिति में यह है जानना काफ़ी आसान रहेगा कि इन लोगों ने किस प्रकार जो है बेईमानी करी और किस तरह से इन्होंने फैब्रिकेशन की। इस केस में इस एप्लीकेशन को अपोज किया कंसर्न स्टेट ने। अल्टीमेटली ट्रायल कोर्ट ने ये एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया बाय पासिंग द जजमेंट। क्लियर है। जब जजमेंट पास हुआ तो अक्यूज को बड़ी खुशी हुई कि जो कुछ मेरा तर्क था उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और अल्टीमेटली मुझे एक बड़ी राहत दी है। स्टेट जो है बहुत दुखी हो गया। स्टेट जो है ये पहुंच गया हाई कोर्ट में। कोई अपोज नहीं है परिवादी का, स्टेट खुद ही पहुंच गया कि नहीं साहब कॉल डिटेल नहीं मंगानी चाहिए। क्यों नहीं मंगानी चाहिए? ये राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन है। प्राइम अटैक फाउंडेशनल फैक्ट्स पे यही था स्टेट का। उनका कहना ये कि इस मामले में अक्यूज जो है ये प्रोसिक्यूट हुआ है, इस मामले में चार्जशीट आ गई है, नो इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग। तो ऐसे सिनेरियो में ऐसा ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की तरफ आगे ले जाता है कोर्ट को। इस तरह के ऑर्डर जो है कोर्ट पास नहीं कर सकती है। इनका कहना है कि अभी ट्रायल स्टार्ट नहीं हुआ है, चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है, तो प्रायर टू फ्रेमिंग ऑफ चार्ज सेक्शन 19(1) CRPC के तहत कोर्ट को अपने पावर को एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए था। इनका ये भी कहना है कि कॉल डिटेल्स जो है हम लोग मेंटेन नहीं कर पाएंगे, प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे, तो बेटर है कि ऑर्डर ही सेट असाइड कर दो। इनका ये भी कहना है कि इस तरह के एप्लीकेशन जो है टोटली फ्राइवलस है, जिसका बेसिक ऑब्जेक्ट है कोर्ट की प्रोसीडिंग को हैम्पर करना। तो इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए स्टेट ने अपना आर्गूमेंट जो है पूरा किया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट शुरू हुआ अक्यूज के आर्गूमेंट। अक्यूज ने जो है सपोर्ट किया जजमेंट को। उसका कहना कि जजमेंट जो है ये रीजन है और हर कारण का जो है पर्याप्त उल्लेख किया है कोर्ट ने।
सबसे अच्छी बात क्या थी इस केस में कि जो अक्यूज्ड है अविनाश एम, ये खुद अपीयर हुआ इन पर्सन। और एंटी करप्शन के मामलों में कई बार आपको डर लगता है कि भाई हम खुद अपीयर होंगे तो क्या होगा, हम हार तो नहीं जाएंगे। दोनों जगह, चाहे वो ट्रायल कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, ये खुद ही अपीयर हुआ, इससे खुद ने बहस करी। यहाँ पर इनका कहना ये था कि जो भी एप्लीकेशन हमने दी है उसमें जो भी फैक्ट्स रिकॉर्ड पे आने हैं उससे न्याय मिलेगा अक्यूज को। जब न्याय की स्थिति है तो वहाँ पर इस तरह के ऑब्जेक्शंस को जो कि स्टेट कर रही है उसको रद्द कर देना चाहिए। पर कोर्ट ने आगे बढ़ने से पहले एक जजमेंट था इंपॉर्टेंट, नित्या बनाम गोपाल रेड्डी का, उसको रिलाई किया। जजमेंट है 2018 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का। इसमें कोर्ट ने क्या लिखा कि इट इज सेटल्ड दैट एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग ऑफ चार्ज द अक्यूज कैन नॉट इन्वोक सेक्शन 19(1) ऑफ सीआरपीसी, की जहां स्टेज है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज की वहां तक भी अक्यूज जो है सेक्शन 19 सीआरपीसी को इन्वोक नहीं कर सकता। बट कोर्ट बीइंग अंडर ऑब्लिगेशन टू इम्पार्ट जस्टिस, पर कोर्ट की ड्यूटी क्या है जस्टिस करने की, एंड टू अपहोल्ड द मैजेस्टी ऑफ लॉ, कि जो रूल ऑफ लॉ है उसको अपहोल्ड करना। तो कोर्ट डिबार्ड भी नहीं है ऐसी बात को एक्सरसाइज करने में जो कि आवश्यक है इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। तो मोटी मोटी बात यह है कि कोर्ट ने स्पेसिफिक किया कि टू एक्सरसाइज द पावर द कोर्ट इज टू बी सेटिस्फाइड दैट कि जो मटेरियल अवेलेबल है वो यदि भी पार्ट नहीं है चार्जशीट का, पर अगर रिकॉर्ड पर आ गया तो निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत होगी और एक डिस्पोजल करने में जो है हमें ईजी रहेगा। और बेसिकली लॉ की मंशा भी ये कि एवरी केस इज टू बी डिसाइडेड जुडिशियसली। इसके अलावा जजमेंट रिलाई किया उन्होंने देवेंद्र नाथ का, उसमें भी ये स्पेसिफिक है कि जो भी एविडेंसेस हैं अगर रिलेवेंट है तो उसको मंगवा लेना चाहिए, भले इसको कंसिडर करें या नहीं करें। तो कोर्ट ने इन जजमेंट्स की लाइट में, और इसके अलावा जजमेंट और है हरदीप सिंह का, उसकी लाइट में ये देखा कि ऑब्जर्वेशन क्या है। जो रिसेंट व्यू है उसमें 2 ऑब्जर्वेशन है। ऑर्डिनरली द कोर्ट हैज़ टू प्रोसीड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल अवेलेबल ऑन द रिकॉर्ड, बट कोर्ट को ये लगता है कि कुछ फैक्ट कॉम्प्रोमाइज्ड है या कंसील्ड है तो उनकी डिस्कवरी के लिए कोर्ट को 91 सीआरपीसी की पावर एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्लियर है। और मोटी मोटी बात है कि इसकी स्टेज क्या है आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, बट चार्ज फ्रेम होने से पहले पावर एक्सरसाइज कोर्ट को नहीं करनी चाहिए, यूजुअली अवॉइड करना चाहिए। तो कोर्ट ने यहाँ पर व्यू दिया मिला जुला। कोर्ट ने कहा कि चार्ज या फ्रेम नहीं हुए हैं, ट्रायल अभी कमेंस नहीं हुई है, जब तक ये ट्रायल कमेंस नहीं होगी, चार्ज फ्रेम नहीं होगा, तो ये एप्लीकेशन फाइल करना गलत है या नहीं है, इस पर कोर्ट साइलेंट है। कोर्ट ने क्या लिखा, वंस द चार्ज आर फ्रेम्ड एंड ट्रायल कमेंसेस द राइट टू फाइल सच एप्लीकेशन फॉर सेकिंग प्रोडक्शन ऑफ रिकॉर्ड वुड स्प्रिंग एंड एट दी प्रेजेंट स्टेज चार्जेस येट टू बी फ्रेम्ड एंड ट्रायल येट टू बी कमेंस, कि ट्रायल शुरू होनी है, चार्जेस फ्रेम होने हैं, तो हमको टिप्पणी नहीं कर सकते, पर हम ये जरूर कह सकते हैं कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज जब ट्रायल जो है कमेंस हो जाती है तो वहाँ पर ये अर्जियाँ फाइल करना ठीक रहेगा। इन दैट लाइट रिजर्विंग लिबर्टी टू द रेस्पोंडेंट टू फाइल द एप्लीकेशन अगेन वुड बी द बेस्ट रेमेडी, कि अगर हम पूरा का पूरा ऑर्डर निरस्त करते हैं तो अल्टीमेटली प्रेजुडिस तो होगा ही होगा। तो बेटर ये है कि हम अक्यूज को एक लिबर्टी दे दें कि जैसे चार्ज फ्रेम होते हैं तो उस सिनेरियो के अंदर ये 19 सीआरपीसी की अर्जी को जो है मूव कर ले। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की जो इशू है वेदर द कॉल डिटेल्स एज वॉज डायरेक्टेड बाय द कंसर्न कोर्ट इज टू बी प्रिजर्व्ड और नॉट, तो ये जो कॉल डिटेल है ये 2 साल तक ही प्रिजर्व हो सकती है फ्रॉम कॉज ऑफ एक्शन। यहाँ पर जो उसकी लास्ट डेट है प्रिजर्व करने की वो थी 9/12/2023, और जो आपने पिटिशन दाखिल करी है 400 सीआरपीसी की वो दाखिल करी है 14/6/2024 को, मतलब 6 महीने बाद। अगर अभी ऑर्डर सेटिस्फाइड हो गया और वापस हमने कहा अक्यूज को कि आप दोबारा जो है फाइल कीजिए अर्जी, तो ये इसमें अक्यूज का नुकसान है। तो बेटर ये कि हम कॉल डिटेल को प्रिजर्व करवा देते हैं, अक्यूज को लिबर्टी रहते हैं कि चूंकि लीगल इम्पेडिमेंट है तो बेटर कोर्स क्या है कि आप चार्ज फ्रेम हो जाने दो, एविडेंस की स्टेज आने दो, वहाँ पर दोबारा लगा देना, और जो ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है तो वो कोर्ट जो है तलब कर पाएगा अगर कोर्ट को उचित लगता है तो कोर्ट ने क्या लिखा कि ये पिटिशन जो है हम अलाउ करते हैं, ऑर्डर जो है हम सेटिस्फाइड करते हैं, आपको लिबर्टी दे रहे हैं टू सीक रिलीफ। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन इवेंट ऑफ सच एप्लीकेशन कोर्ट जो है इसको डिसाइड करेगा एज पर लॉ। तो कहने की बात ये कि ये जजमेंट जो है हमें देता है कम से कम 5 शिक्षाएं, कि जहाँ भी आपको डाउट है कॉल लोकेशन पे या कॉल डिटेल पे, ये डाउट है कि कंसर्न जो परिवादी है ये मिला हुआ है एसीबी से, तो इस सिनेरियो के अंदर आप जो है सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत जो है आवेदन कर सकते हैं। सेक्शन 91 सीआरपीसी के तहत कॉल डिटेल्स को और कॉल लोकेशन को मंगा सकते हैं। नंबर 3, इस व्यू को सपोर्ट इवन सुप्रीम कोर्ट भी करता है, वेरियस हाई कोर्ट भी करते हैं। चौथी बात है कि इस कोर्ट ने भी ये मना नहीं करा कि कॉल डिटेल नहीं आ पाएगी, उनका कहना है कि आप आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज कर सकते हैं, बट पॉइंट ये कि आप अर्जी जो है इनिशियल स्टेज फाइल कर दिया करो और कोर्ट से कह दिया करो कि भाई ये डॉक्यूमेंट जरूरी है। और जो भी जजमेंट कोर्ट ने रिलाई कर रखे हैं उसके जजमेंट उसके बाद के बहुत सारे अवेलेबल है हमारे पास में। तो मेरा कहना ये है कि आपसे कि जब भी हम लड़ रहे हैं तो मुद्दे और लॉ पॉइंट जो है हमें क्लियर होने चाहिए। और पांचवी बात है कि अगर कोर्ट अर्जी अलाउ करता है, इवन ये लिबर्टी भी रहता है कि आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज आ जाइए, तो वहाँ पर कोर्ट से एक निवेदन आप कर लो कि सर आप इसको प्रिजर्व कर लो, अभी हमको नहीं चाहिए, जब स्टेज आएगी अप्रोप्रिएट तो उस समय हम अर्जी फाइल कर देंगे। बट इस बात की पॉसिबिलिटी है कि तब तक ये एविडेंस को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो वो ना हो तो आप संबंधित पीरियड को जो है
कॉल डिटेल या कॉल रिकॉर्ड जो है प्रिजर्व करने का ऑर्डर दीजिए। अगर आवश्यकता होगा तो मंगा लेंगे, नहीं होगा तो ठीक है, ड्रॉप तो वैसे ही होना है। तो ये सब पॉइंट्स जो हैं आपकी हेल्प करेंगे। निश्चित तौर पर इस तरह की अर्जियों को आप लगा पाएंगे और उन्हें इजीली जो है वो कंटेस्ट कर पाएंगे। क्लियर हो गया आपको? तो चीज़ सिंपल है, जितना इजी करेंगे, जितना अपन करेंगे कॉम्प्लिकेट, उतना नुकसान जो है अपने को होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छा लगा। जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।